कर दे स्टार्ट। स्टार्ट है क्या? जय हिंद दोस्तों, सभी को जय हिंद। देखिए जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो एक पॉइंट आपका खत्म हो गया था कि सिस्टम एनालाइज क्या होता है। बच्चों क्लियर? और याद रखिए मैंने इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए थे और उनको मैंने आपको कहा था इस पैटर्न के ऊपर आपको ये वर्ड याद रखना है। बच्चों ये टॉपिक ऐसा है, इसमें वन वर्ड याद रखिए। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें आप टर्मिनोलॉजी याद रखिए। ये टॉपिक ऐसा है, इसमें शॉर्ट याद रखिए। जितना शॉर्ट याद रखोगे बच्चों उतने मार्क्स आपके आएंगे। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। जो मेरा पहला पॉइंट था वो मेरा पहला पॉइंट था व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम कितने प्रकार का होता है, सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से, सिस्टम के एलिमेंट कौन कौन से। तो ये सारी बातें आपकी हो गई थी बच्चों क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज का जो अपना पॉइंट है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। बच्चों आज जो अपना पॉइंट है वो है एनालाइज। अब बच्चों एनालाइज क्या है? तो एनालाइज एक वर्ड है जो कौन करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज। तो बच्चों याद रखिए आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं पहला पॉइंट अपन पढ़ेंगे सिस्टम एनालाइज क्या है। बच्चों क्लियर? फिर कॉमन सी बात है डिजाइन वाला फेस आगे पढ़ेंगे, लेकिन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सिस्टम अलग है और एनालाइज करने वाला व्यक्ति अलग है, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम एनालाइज। आज अपन जो चर्चा करेंगे वो सिस्टम एनालाइज की करेंगे और एचडीएलसी लाइफ साइकिल की बात करेंगे। क्लियर? ये दोनों आज निपटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए सिस्टम क्या होता है। 2 दिन हो गए सिस्टम बताते बताते, अब मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। आज जो मेरी जो चर्चा है वो आगे बढ़ रही है किससे, एनालिसिस से। बच्चों ये एक दिमाग में आ जाना चाहिए कि एनालाइज क्या होता है, एनालाइज कौन करता है। तो एनालाइज का मतलब आपको भी पता है कि यार मैं इस चीज का एनालाइज कर रहा हूं। एनालाइज का मतलब उसके गुड रहस्य पे पहुंच रहा हूं। बच्चों एनालाइज का मतलब उसके रिजल्ट पे मैं पहुंच रहा हूं। एनालाइज का मतलब वो चीज करेगी क्या, इसके बारे में मैं डिसीजन ले रहा हूं। ये होता है एनालाइज। अब बच्चों देखिए किसी भी चीज का जो एनालाइज करता है, मान लीजिए हर चीज एक सिस्टम है, तो सिस्टम का जो एनालाइज करता है उस व्यक्ति को बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस्ट। बच्चों यहां तक क्लियर? अब सिस्टम एनालिसिस्ट कौन है? तो ये व्यक्ति या व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है बच्चों, हो सकता है कोई एक आदमी हो सकता है मल्टीपल लोग हो सकता है पूरी की पूरी टीम हो। तो सिस्टम एनालिसिस्ट व्यक्ति और व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है जो सिस्टम के प्रॉफिट लॉस के बारे में, सिस्टम क्या करेगा क्या नहीं करेगा, यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, बच्चों जो सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा कैसे वर्क नहीं करेगा। बच्चों क्लियर? जो ये सब कुछ डिसीजन लेता है बच्चों, कौन कौन से डिसीजन, तो बच्चों याद रखिए अगर बात करें क्रिटिकल डिसीजन वो खुद लेगा, एनालिटिकल डिसीजन खुद लेगा, मैनेजमेंट डिसीजन खुद लेगा। बच्चों इसके अलावा जितने भी टेक्निकल डिसीजन है उसको खुद को लेना है। किसको? सिस्टम एनालाइज। तो सिस्टम एनालाइज को छोटा सा वर्ड नहीं है, दिमाग में लाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा पढ़ के, लेकिन एक वर्ड है जो आपकी खोपड़ी में बैठना चाहिए कि सिस्टम एनालाइज सिस्टम की पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करवाता है। बच्चों क्लियर? लेकिन बच्चों याद रखिए सिस्टम एनालिसिस्ट जो वर्ड है कोई छोटा मोटा वर्ड नहीं है। देखिए अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम में 2 लोग हैं, एक वो जो वर्कर है और एक वो जो उन वर्कर को हैंडल करते हैं। तो जितने भी वर्कर को हैंडल करने वाले हैं, जो एंड जो वर्कर है यानी जो ट्रांजिशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको छोड़ दो, टीपीएस को छोड़ दो। बच्चों क्लियर? उसके बाद जितने भी है ईएसएस है, एमआईएस है, बच्चों डीएसएस है, तो ये सब क्या है? ये सब सिस्टम एनालिसिस है। मैंने खूब बताया आपको, अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। अब सिस्टम एनालिसिस्ट कौन है? तो बच्चों सिस्टम एनालिसिस्ट पहला पॉइंट है वह व्यक्ति और व्यक्तियों का ग्रुप है जो सिस्टम की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, सिस्टम को मैनेज करता है, जो सिस्टम को सेंटर ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने की तरफ लेके जाता है। बच्चों जो स्टेक होल्डर की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, बच्चों जो आपके एंड वर्कर है उनसे काम करवाता है। बच्चों सिस्टम की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिस व्यक्ति की होती है जो उसको मैनेज करता है, जो सिस्टम के ऊपर पूरी की पूरी क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, उसका नाम है सिस्टम एनालिसिस्ट। ये उसकी डेफिनेशन है किसकी? सिस्टम एनालाइस्ट। अब बच्चों को ये पूछे कि सिस्टम एनालाइस्ट को आप 5 वर्ड में बता दीजिए, नहीं बता सकता बच्चों, कम से कम 2 घंटे लगेंगे। सिस्टम एनालिसिस क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता। बच्चों क्लियर? लेकिन अगर आपका दिमाग सेट हो गया तो तुम कितना भी बोल सकते हो सिस्टम एनालिसिस के ऊपर। सर मैनेजर किस में आते हैं? भाई सिस्टम एनालिसिस है। ठीक है सर आप बताइए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम किस में आता है? भाई ये सिस्टम एनालिसिस है।
याद रखिए कोई एक व्यक्ति नहीं होता सिस्टम एनालिसिस्ट, ग्रुप ऑफ पर्सन होता है बच्चों। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? सिस्टम एनालिसिस्ट इज द पर्सन डेट रिकॉग्नाइज बिहेवियर और फंक्शनलिटी ऑफ ए सिस्टम। बिल्कुल क्लियर है, बहुत छोटी डेफिनेशन दे दिया आपने बच्चों। क्लियर? सामर सिंह, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। जो सिस्टम को एनालाइज करे, जो सिस्टम की फंक्शनलिटी को पहचाने बच्चों। क्लियर? जो सिस्टम के बिहेवियर को पहचाने, बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम करवाए, वो क्या है? वो सिस्टम एनालिसिस्ट है बच्चों। क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। अब बच्चे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या टाइपिंग वाला व्यक्ति सिस्टम एनालिसिस्ट है? नहीं, लेकिन जो टाइपिंग करवाता है वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। रिलायंस प्रेस में जो सामान तोल रहे, क्या वो सिस्टम एनालिसिस्ट है? नहीं। जो तोलने का ऑर्डर दे रहा है वो सिस्टम एनालिसिस्ट है बच्चों। क्लियर? जो आपके डेटा को मैनेज कर रहे हैं वो सिस्टम एनालिसिस्ट है? नहीं। जिसके कहने पे डेटा मैनेज किए जा रहे हैं वो सिस्टम एनालिसिस्ट है बच्चों। क्लियर? जो बिल काट रहे हैं, क्या वो सिस्टम एनालिसिस्ट है? नहीं। जिसके कहने पे बिल काटे जा रहे हैं वो सिस्टम एनालिसिस्ट है बच्चों। क्लियर? तो ये वर्ड याद रखिए, सिस्टम एनालिसिस्ट क्या होता है। अब मैं एक वर्ड में इस टॉपिक को खत्म कर रहा हूं। व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस? बच्चों, जो स्टेक होल्डर की पूरी जिम्मेदारी उठाए, बच्चों जो आपका सिस्टम है उसकी लास्ट गोल तक ले जाने की जिम्मेदारी उठाए, बच्चों जो सिस्टम की पूरी फंक्शनलिटी और बिहेवियर के बारे में जानता है वो सिस्टम एनालिसिस्ट है बच्चों। क्लियर? तो ये पूरी डेफिनेशन है। ये रेस्पॉन्सिबल है सिस्टम के 100% सक्सेस करने के लिए बच्चों। देखिए, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लिक होने से आएगा बच्चों। रटोगे तो कितना रटोगे बच्चों। सिस्टम की फंक्शनलिटी कौन जानता है? सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम के बिहेवियर को कौन जानता है? सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज किसको है? सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम का मैनेजमेंट कौन करता है? सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम के बच्चों स्टेक होल्डर से कांटेक्ट करना बच्चों। क्लियर? उनको सेटिस्फाई करना, सिस्टम क्या वर्क करेगा क्या नहीं करना करेगा ये बताने का काम किसका? सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम में काम करवाने का बच्चों जो एंड वर्कर है उनको ऑर्डर देने का काम किसका है? सिस्टम एनालिसिस। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो सिस्टम एनालिसिस क्या क्या काम कर सकता है, मेरे हिसाब से आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार कमेंट कर दो ताकि अपन आगे बढ़े। अब चलते हैं अपन सिस्टम एनालिसिस की स्किल क्या है, तो उसके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए देख लेते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस्ट इज ए पर्सन who take responsibility to achieve goal from a system, take it to right direction to achieve goal बच्चों। क्लियर? मेरे हिसाब से मैंने इतनी डेफिनेशन दे दी कि तुम हजारों डेफिनेशन सिस्टम एनालिसिस्ट के ऊपर दे सकते हो। पूरी जिम्मेदारी वाला व्यक्ति वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। जिसका सेंटर ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने का गोल हो वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। जो सिस्टम के बिहेवियर और फंक्शनलिटी को समझता हो वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। सिस्टम कैसे काम करेगा, कब काम करेगा, किस कंडीशन में काम करेगा, किस बाउंड्रीज में काम करेगा, क्या इनपुट होंगे क्या आउटपुट होंगे, क्या प्रोसेसिंग होगी, वो सिस्टम एनालिसिस्ट है बच्चों। स्टेक होल्डर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, जिसको पूरा नॉलेज है वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। सिस्टम का मैनेज कैसे करना नहीं करना वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। इसमें क्या टेक्निकल इश्यू हो सकते हैं नहीं हो सकते वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। सिस्टम में क्या क्या दिक्कत आ सकती है नहीं आ सकती वो सिस्टम एनालिसिस्ट है बच्चों। सिस्टम की क्रिटिकल थिंकिंग, अरे बच्चों कितना बोलूंगा आपके समझ में आ जाना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस्ट याद रखिए, अपने घर का मुखिया वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो सिस्टम एनालिसिस्ट क्या है देखिए, मैं एक वर्ड में लिख देता हूं, सिस्टम एनालिसिस्ट बच्चों। क्लियर? ये वर्ड याद रखना बच्चों, रटोगे तो ये टॉपिक नहीं निकल पाएगा। सिस्टम एनालिसिस्ट क्या है बच्चों। क्लियर? तो याद रखिए, ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन बच्चों। क्लियर? ग्रुप ऑफ पर्सन, ये पॉइंट याद रखना। ग्रुप ऑफ पर्सन बच्चों रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल 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 फॉर बच्चों। क्लियर? किसके लिए? बिहेवियर ऑफ सिस्टम, बिहेवियर 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 ऑफ सिस्टम, फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम, फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम, फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, फंक्शनलिटी फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम बच्चों। क्लियर? याद रखिए, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम बच्चों। क्लियर? स्टेक होल्डर ऑफ सिस्टम, स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर ऑफ सिस्टम बच्चों। क्लियर? याद रखना, स्टेक होल्डर ऑफ सिस्टम एंड बच्चों वर्किंग बिहेवियर, फंक्शनलिटी आ गई, मैनेजमेंट आ गया, स्टेक होल्डर ऑफ सिस्टम
एंड वर्किंग ऑफ सिस्टम। बच्चों क्लियर, वर्किंग ऑफ सिस्टम, वर्किंग ऑफ सिस्टम। बच्चों क्लियर, ये आपकी डेफिनेशन है। किसी बुक में 1 पॉइंट दे रखा है, किसी में 2 दे रखा है, लेकिन ये सारे ही बच्चों सिस्टम एनालिस्ट की डेफिनेशन है। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। सिस्टम एनालिस्ट इज एडमिनिस्ट्रेटर विच इज मैनेज सिस्टम परफॉर्मेंस टू कंप्लीट ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, टू अचीव सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। बच्चों क्लियर, ए पर्सन एंड ग्रुप ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर ऑफ सिस्टम, फंक्शनलिटी ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, स्टेक होल्डर ऑफ सिस्टम, वर्किंग ऑफ सिस्टम। क्लियर है, एंड अचीव एंड वर्क फॉर अचीव सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, फॉर अचीव बच्चों सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। बच्चों क्लियर, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। मेरे को नहीं लगता कि दुनिया में कोई बुक छोड़ी है मैंने जिसमें इसकी कोई डेफिनेशन कम आई हो। पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। याद रखना बच्चों, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, क्या ये एडमिन है? बिल्कुल है। क्या ये मैनेजर है? बिल्कुल है। बच्चों क्या ये टॉप लेवल ऑफ कंपनी है? बिल्कुल है। बच्चों क्लियर, क्या ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है? बिल्कुल है। ये मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ये सिस्टम एनालिसिस है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब दूसरा पॉइंट जो आपका आता है इसी के अंदर कि स्किल क्या है बच्चों, सिस्टम एनालिसिस स्किल क्या है? सिस्टम एनालिसिस बच्चों क्लियर, एनालाइस्ट क्लियर, स्किल क्या है? तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और याद रखना क्या क्या होना चाहिए। एक बात बताइए, ये टॉपिक ऐसा है आपके दिमाग में हलचल होनी चाहिए तब जाके समझ में आएगा। ये बच्चों रटने और पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला इस टॉपिक में। आपके विचार आने चाहिए, हाँ सर आप सही कह रहे हो, ये चीज हाँ ये होना चाहिए। ये बच्चों आपके दिमाग में मैनेजमेंट स्किल है, उसको बाहर निकालो, आप उसको बाहर निकालो। बोलने की स्किल है, उसको बाहर निकालो। सोचने की जो स्किल है उसको बाहर निकालो। मेरे हिसाब से सेट से इजी कोई टॉपिक ही नहीं। अगर वो चीज नहीं निकली तो सेट से डिफिकल्ट भी कोई टॉपिक नहीं। अब बच्चों एक बात बताइए, सिस्टम एनालिस्ट के अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो तुमने बोला कि सर मैनेजमेंट करता है तो मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, कौन सी? मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। बच्चों क्लियर। दूसरा, अगर कोई पूछे कि सर एक बार बताइए सिस्टम एनालिसिस अगर सिस्टम को बनाता है तो वो जो सिस्टम है उसकी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। बच्चों क्लियर। नेक्स्ट चलिए, अगर कोई ये कहे अगर मैनेजमेंट स्किल है तो कौन कौन से तरीके की मैनेजमेंट स्किल हो सकती है? बच्चों आपके दिमाग में आना चाहिए, मैनेज किसको करे? रिसोर्सेज को मैनेज कर सकता है बच्चों, टाइम मैनेज कर सकता है बच्चों, समझ जाइए किस किस तरीके को फंड को मैनेज कर सकता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। तो मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। टेक्निकल, तो जिस फील्ड का वो सिस्टम है उससे रिलेटेड आपकी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। बच्चों क्लियर। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जबरदस्त होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि ठीक है यार स्पेसिफिक एक रीजनिंग आनी चाहिए उसको। ठीक है, कोई जो सिस्टम है उस सिस्टम के बारे में वो सोच सके। बच्चों क्लियर। उसका एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए, एप्टीट्यूड उसको पता होना चाहिए यार क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, कितनी परसेंटेज वर्क करेगा नहीं करेगा। उसकी एप्टीट्यूड अच्छी होनी चाहिए, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, उसके अंदर टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। बच्चों क्लियर। याद रखिए उसके अंदर लोगों से कनेक्ट होने की स्किल चाहिए। इंटरपर्सनल मैं वर्ड बोल रहा हूं, इंटरपर्सनल एबिलिटी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर इंटरपर्सनल एबिलिटी क्या है? कि लोगों से जुड़ने की एबिलिटी होनी चाहिए, लोगों की लैंग्वेज समझने की स्किल होनी चाहिए। बच्चों कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हाँ जी, अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर सही है। अगर आप सिस्टम बना रहे हो और आप में थिंकिंग ही नहीं है, कोई बावला व्यक्ति तो सिस्टम डेवलप नहीं कर सकता। आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लोग चला रहे हैं कंपनीज को, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग देखिए, वो पूरा बता देते हैं कि 10 साल बाद ये होगा, 15 साल बाद ये होगा। बच्चों क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। बच्चों टेक्निकल स्किल होनी चाहिए। मान लीजिए आप सिस्टम बनाना चाहते हो, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी में हो और आपको ट्रैक्टर का एबीसीडी पता नहीं, टेक्निकल नॉलेज अगर आपका नहीं है तो सब कुछ खत्म है। बच्चों क्लियर। अब मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए। मैनेजमेंट क्या बच्चों, एक तो वो व्यक्ति होता है जैसे मेरा जैसा व्यक्ति है तो मेरी मैनेजमेंट स्किल 0 है, लेकिन मैं पढ़ा खूब सकता हूँ। आप मेरे से 15 घंटा पढ़ा ही रहा हूँ, नॉर्मल में 12-13 घंटा डेली पढ़ाता हूँ। लेकिन कोई कहते सर आप मैनेजमेंट कर लीजिए, मेरे से नहीं होता क्योंकि मेरी मैनेजमेंट स्किल 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक तरीके से मैं सिस्टम एनालिसिस नहीं हो सकता, मैं एक वर्कर हूं,
बच्चों क्लियर, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मैं एक वर्क ही तो कर रहा हूं ना बच्चों, कॉमन सी बात है, मैं सिस्टम एनालिसिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर यहीं पर मैं बात करूं उत्कर्ष वाले सर की, जो गुरुजी है वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो सिस्टम है उसको एनालाइज करते हैं कि यार ठीक है, अपनी जो कोचिंग है वो ऊपर कैसे जाएगी, क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, वो क्रिटिकल थिंकिंग रखते हैं। बच्चों क्लियर, याद रखिए क्रिटिकल थिंकिंग तो मेरे अंदर भी है, लेकिन मेरे अंदर मैनेजमेंट स्किल नहीं है। बच्चों याद रखिए टेक्निकल स्किल है, तो ये सारे के सारे अगर गुण है तो वो सिस्टम एनालिसिस्ट है। बच्चों क्लियर, एक बताइए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, वही आ गया ना, क्रिटिकल थिंकिंग को उसी को कहते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या है बच्चों? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, या ठीक है। तो मेरे हिसाब से इनको रटोगे तो कोई नहीं आएगा आपके सामने, रटोगे तो काम हो ही नहीं सकता। आपको खुद को सोचना है, आपके दिमाग से आपको यूज करना है। मैनेजमेंट, ठीक है, तो मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट भी आ गया बच्चों, टाइम मैनेजमेंट आ गया, रिसोर्सेज मैनेजमेंट आ गया, रिसोर्सेज मैनेजमेंट आ गया। बच्चों क्लियर, इसके अलावा और भी बहुत सारे मैनेजमेंट हो सकते हैं, जैसे बताइए और कौन कौन से मैनेजमेंट हो सकते हैं, बताइए और कौन कौन से मैनेजमेंट हो सकते हैं, बताइए। क्लियर है बच्चों, और कौन कौन से मैनेजमेंट हो सकते हैं, सोचो जरा। अरे यार सर टाइम मैनेजमेंट करना है, ठीक है, अच्छा रिसोर्स है, उसी में काम चलाना है, ठीक है, तो ये सब आना चाहिए। क्योंकि सिस्टम, मान लीजिए आपकी कंपनी ऐसी है, छोटी कंपनी है, तो आपको रिसोर्सेज मैनेज करने आने चाहिए। क्लियर है बच्चों, बड़ी कंपनी है तो रिसोर्सेज खूब है, लेकिन छोटी कंपनी है तो मैनेजमेंट करना आना चाहिए। बच्चों क्लियर, इसके अलावा आपको जो प्रोजेक्ट मिला है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। बच्चों क्लियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। कोई चेंज हो रहा है तो चेंज को मैनेज करना आना चाहिए, तो चेंज मैनेजमेंट करना आना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, और कोई मैनेजमेंट हो तो बताइए, लगाइए। टाइम है, रिसोर्स है, पीपल मैनेजमेंट, वेरी गुड, पर्सन मैनेजमेंट, पर्सन को मैनेज करना आना चाहिए। बच्चों क्लियर, कर पर्सन मैनेज इसमें आ गया। इंटरपर्सनल एबिलिटी, बच्चों क्लियर, लोगों से कम्युनिकेट होना कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आ गया। लोगों को अपना बना के रखना, इंटरपर्सनल एबिलिटी। एप्टीट्यूड होना, प्रॉफिट लॉस निकाल सके। क्रिटिकल थिंकिंग, सिस्टम के अंदर रीजनिंग लगा सके पूरी। टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, कॉस्ट मैनेजमेंट लिख दो, कॉस्ट मैनेजमेंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट लिख दो, कॉस्ट मैनेजमेंट लिख दो। अरे बच्चों बहुत सारा मैनेजमेंट होता है, तो अगर कोई पूछे कि सर रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, कि यार रिस्क आएगी तो उसको मैनेज कैसे करें, पहले किसी से बात करके रखे। बच्चों क्लियर, कॉस्ट मैनेजमेंट कि ठीक है इसी कॉस्ट में अपन को काम करना है, कॉस्ट ऐसे रिसोर्सेज में आ गई, तो बच्चों ऐसे लिख सकते हो आप। क्या गुरुजी हमको लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या हमको ऑप्शन काटने पड़ेंगे? बिल्कुल काटने पड़ेंगे। अच्छा सेड पढ़ रहे हो? बिल्कुल पढ़ रहे हैं, तो सेड में क्या होता है, ऑप्शन काटने पड़ते हैं। अरे यार ठीक है, सिस्टम एनालिसिस के अंदर ये स्किल होनी चाहिए। एक स्किल ऐसी हो गई कि वो बातूना होना चाहिए। अरे बातूना नहीं होना चाहिए बच्चों क्लियर, बातूना नहीं होना चाहिए। फापू फापू करने से कुछ नहीं होने वाला। बच्चों क्लियर, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। अब मैंने पढ़ा दिया तो एमसीक्यू उड़ा देंगे अपन। अरे यार सिस्टम एनालिसिस की बताओ इसमें से स्किल क्या है। अच्छा सिस्टम एनालिसिस बताओ क्या क्या काम करता है, बताओ सिस्टम एनालिसिस की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो टाइपिंग करना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, नमक तोड़ना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। बच्चों याद रखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों सिस्टम एनालिसिस भी खत्म हो गया। क्लियर, चलिए कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजर, ये क्या है, लॉजिस्टिक, लिंग्विस्टिक, पता नहीं क्या लिखा आपने। क्लियर, ये वर्ड क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार कमेंट कर दो सब, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरफ चलते हैं। बच्चों क्लियर, तो अभी तक आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक का सार मैंने समझाया। आपके टॉपिक का क्या नाम है, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। एनालिसिस करने वाला एनालिसिस, एंड डिजाइन, अब डिजाइन वाला अलग आएगा। बच्चों डिजाइन वाला कौन आएगा, ठीक है यार, सिस्टम एनालिसिस। अरे बच्चों सिस्टम एनालिसिस बहुत बड़ी चीज है। अब डिजाइनर को बुलाएगा, वो नक्शा वक्शा मैप पेपर ये बनाएगा, कोडिंग डिकोडिंग वाले आएंगे, टेस्टिंग करने वाले आएंगे, इंप्लीमेंटेशन करने वाले आएंगे, बच्चों सर्विस देने वाले आएंगे। वो नहीं है सिस्टम एनालिसिस, वो नहीं है। डिजाइन फेज से वर्कर स्टार्ट हो गए, डिजाइन से वर्कर स्टार्ट हो गए, डिजाइन के अंदर सब वर्कर आ जाएंगे। बच्चों क्लियर, इंजीनियर्स आ जाएंगे। बच्चों कोडिंग डिकोडिंग के अंदर समझ आ गया, टाइपिंग करने वाले आ जाएंगे, इंजीनियर्स लोग आ जाएंगे, टेस्टिंग के अंदर टेस्टर आ जाएंगे, इंप्लीमेंटेशन वाले आ जाएंगे, बच्चों सर्विस देने वाले आ जाएंगे। अरे बच्चों सिस्टम एनालिसिस की बात कर रहा हूं। क्लियर, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक का आपको केस समझ में आ गया। अब क्वेश्चन है बच्चों, देखिए
सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, देखो बच्चों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक पार्ट है सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर, सेड एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये आपके क्लियर हो जाना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आती है बच्चों, क्लियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द स्मॉल पार्ट इन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग केवल एक चैप्टर है बच्चों आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो केवल एक चैप्टर है जो मैं आपको बता दूंगा। बहुत सारी साइकिल अपन पढ़ेंगे, आप सबको पता है, इटरेटिव साइकिल, वाटरफॉल मॉडल, बच्चों विन विन स्पाइरल मॉडल, क्लियर प्रोटोटाइप मॉडल, तो ऐसे बहुत सारे मॉडल आए, अपन उन चीजों को देखेंगे। लेकिन बच्चों मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, देखिए सारे मॉडल किसके अंदर आता है? सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर बच्चों, क्लियर। एसडीएलसी के अंदर आते हैं, सारे के सारे एसडीएलसी के अंदर आते हैं। अब बच्चों ये बहुत सारे मॉडल है, तो याद रखिए अब आज से जो मैं अगला पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूं उस पॉइंट को समझना, क्लियर। चलिए अब बच्चों देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, मेरे हिसाब से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अरे भाई सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर बहुत सारे मॉडल अपन पढ़ेंगे, क्लियर, बहुत सारे मॉडल अपन पढ़ेंगे। लेकिन सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर 4 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 4। अब कोई भी सिस्टम अगर डेवलप कर रहे हैं तो डेवलप करेंगे सिस्टम, तो उसके कितने फेस होते हैं? टोटल 4, क्लियर। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है बच्चों। लाइक स्टोरी राइटर, किसका आंसर दे रहे हो ये? ठीक है, वो आगे की बात है। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्लियर। देखो आज जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? एसडीएलसी। बच्चों एसडीएलसी के अपन मॉडल नहीं पढ़ेंगे, अपन ऊपरी ज्ञान लेंगे एसडीएलसी का, ऊपरी ज्ञान, डीप ज्ञान फिर आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे आज एसडीएलसी में अपन डीएफटी की चर्चा करेंगे, लेकिन डीएफटी कितनी होती है, कैसे बनाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है बच्चों, वो देखेंगे बच्चों, क्लियर। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट के ऊपर आप आ जाइए। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? अपना टॉपिक है एसडीएलसी। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यार तुम सिस्टम बोल रहे हो, तो अगर मैं बोलूं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बच्चों, क्लियर। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है? तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, कोई भी सिस्टम डेवलपमेंट है तो कहां से गुजरना पड़ता है, क्लियर। मैं फिर क्लियर कर देता हूं, जब अपन वाटरफॉल मॉडल पढ़ेंगे, विन विन स्पाइरल मॉडल पढ़ेंगे, प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ेंगे बच्चों, क्लियर। ऐसे बहुत सारे मॉडल मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। पिछली बार मैंने 11 के आसपास मॉडल कराए थे, इस बार 1-2 मॉडल और बढ़ा देंगे बच्चों, क्लियर। रेड मॉडल है बच्चों, बहुत सारे मॉडल है। लेकिन बच्चों मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब यह है कि सिस्टम जो डेवलप करते हैं तो कौन कौन से फेज से होकर गुजरते हैं। तो मोस्टली आपके 4 फेज है। सबसे पहला फेज है आपका प्लानिंग बच्चों, क्लियर। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सा फेज है बच्चों? प्लानिंग बच्चों, क्लियर। दूसरा फेज है सिस्टम एनालिसिस बच्चों, क्लियर। प्लानिंग के बाद होगा जो भी आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस बच्चों, क्लियर। स्ट्रक्चर एनालिसिस बच्चों, क्लियर। फिर होगा स्ट्रक्चर डिजाइन। ये स्ट्रक्चर वर्ड क्यों लिख रहा हूं मैं अभी आपको 2 मिनट में समझाऊंगा। स्ट्रक्चर डिजाइन, फिर बच्चों क्या होगा? फिर जो आपका स्ट्रक्चर डिजाइन हो गया उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। इम्प्लीमेंटेशन बच्चों, क्लियर। इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए कि एसडीएलसी के अंदर सबसे पहला फेज क्या होता है? प्लानिंग बच्चों। दूसरा फेज क्या होता है? स्ट्रक्चर एनालिसिस। तीसरा फेज क्या होता है? स्ट्रक्चर डिजाइन। चौथा फेज क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन बच्चों, क्लियर। ये फेज आपको वर्ड याद रखना। अब बच्चों होता क्या है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हर मॉडल में इनके अंदर 3-3, 4-4, 5-5 चीजें अपन को पढ़नी। अब कॉमन सी बात है, अपन आगे बढ़ते हैं कि भाई ठीक है, सिस्टम एनालिसिस के पास कोई व्यक्ति आया और सिस्टम एनालिसिस से आके बोलता है, कोई भी स्टेक होल्डर आ गया। स्टेक होल्डर वो जो बच्चों वहां पर कुछ ना कुछ काम करवाना चाहता है। स्टेक होल्डर आया, उसने बोला कि सर मेरे को इस तरीके का एक सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए। अपन सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए लोग हैं तो सॉफ्टवेयर की चर्चा करते हैं बच्चों, क्लियर। तो याद रखिए जब वो आया तो सबसे पहले प्लानिंग होती है। सिस्टम एनालिसिस के पास आके वो कहता है कि सर मेरे को ये बना के दे दीजिए। अब सिस्टम एनालिसिस में तो सब पूरी दुनिया आ गई बच्चों, किसी वर्कर के पास जाके तो नहीं बोलेगा कि ठीक है मेरे को ये चीज बना के दे दीजिए। कोई टाइप वाले के पास तो नहीं जाके बोलेगा, या किसी मतलब एंड वर्कर के पास जाके नहीं बोलेगा, आएगा वो सिस्टम एनालिसिस के पास ही बच्चों, क्लियर। चाहे कंपनी का मालिक हो उस समय या किसी मालिक ने हायर कर रखा हो तो सिस्टम एनालिसिस के पास जाके बोलेगा क्या? तो सबसे पहले बच्चों जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वो बोलेगा।
बच्चों याद रखना, प्लानिंग के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। प्लानिंग के कौन कौन से फेज है, तो प्लानिंग के टोटल 4 फेज है बच्चों, क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए। सर सिलेबस बहुत स्लो चल रहा, हो गया सिलेबस, चांदनी हो गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, ये तो रिवीजन चल रहा है, पहले से ही सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट है, ये तो रिवीजन चल रहा है, क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन ये है, अगर मैं बात करूं प्लानिंग की क्या है, तो प्लानिंग के अंदर क्या होगा, तो सुनो एक कंसेप्ट को सुनो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि सर एक काम करो, एक काम कीजिए, मेरे को ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होगी। अब प्लानिंग में क्या क्या होता है, तो दिमाग में लेके आइए। पहला प्लानिंग के अंदर क्या है, तो पहला है प्लानिंग के अंदर 1 2 3 बच्चों, क्लियर? चलिए अब पहला काम क्या होगा, जैसे ही वो बोलता है कि ठीक है मेरे को ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ठीक है यार आपको क्या चाहिए बच्चों, क्लियर? गैदरिंग होगी। अब सुनो एक बार, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कैसे होती है। मान लो वो व्यक्ति आके बोला, क्लियर सर प्रोग्रामर बना दो, बन जाओगे, बातों ने मत बनो, डिस्टर्ब मत करो, बन जाओगे, पढ़ो, इतना मटेरियल पड़ा हुआ है, 1200 वीडियो है, देख लो एक बार देख लो, फिर मेरे को कहना, फिर बन जाओगे। अभी टाइम वेस्ट मत करो, रोज कोई ना कोई कलाकार आ ही जाता है, कलाकार बहुत आते हैं, बहुत कलाकार आते हैं, कुछ नहीं है तो मन में 1-2 कमेंट तो ठोक ही देते हैं, बहुत खतरनाक बच्चे हैं। ये चांदनी यहां से लग चुकी है, सर प्रोग्रामर बना दो, मेरे हाथ में प्रोग्रामर बनाना है क्या सर? हाँ, कोई ना कोई कलाकार कहीं ना कहीं से आ जाता है, ये उठ के आ गई चांदनी, ये यहीं से नौकरी लगी है, इसका बेसिक में भी हो गया, सीनियर में भी हो गया, मैं इसको पर्सनली जानता हूँ, हाँ पर्सनली जानता हूँ, बहुत खतरनाक लड़की है, बहुत खतरनाक है। अरे भाई जावा पूरी है, नेटवर्किंग पूरी है, डीबीएमएस पूरी है, सेड पूरा है, पढ़ना आपको है, ये तो रिवीजन चल रहे हैं, ये तो 3 बार हो जाएगा जब तक प्रोग्रामर नहीं होगा, क्लियर है? चलिए बीसीआई भी आपने बनाया, एससीआई भी आपने बनाया, हाँ अब चले जाओ, अब रेस्ट करो, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, करे स्टार्ट। अरे अब कमेंट मत करो, कमेंट मत करो, आप कमेंट मत करो, मेरे को पढ़ाने दो, बहुत आते हैं बच्चों, कोई ना कोई आ ही जाता है। डीबीएमएस आज खत्म हो गया, डीबीएमएस आज खत्म हो गया, नेटवर्किंग 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। नेटवर्किंग ऑलरेडी 2 बार करवा रखा है, वही नेटवर्किंग है, केवल 10% एक्स्ट्रा है, नेटवर्किंग वही है, स्टार्ट कर दो आप पढ़ना। कितना नेटवर्किंग डीप में पढ़ा रखा है, एक क्वेश्चन भी बाहर से आया क्या आज तक? बस जावा वही है, वही जावा है, केवल 10% एक्स्ट्रा है, जो मैं पढ़ा दूंगा आपको, पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अब बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है प्लानिंग। तो बच्चों देखिए, आप सबसे पहले तो दिमाग में ये लाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एचडीएलसी लाइफ साइकिल के फेस बताइए, रट लो। सबसे पहले क्या होगा, अरे प्लानिंग होगी, ठीक है गुरुजी। प्लानिंग होने के बाद क्या होता है, तो प्लानिंग के अंदर भी सब फेस है, वो अपन देखेंगे, लेकिन प्लानिंग होने के बाद क्या होगी, तो प्लानिंग होने के बाद स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा, स्ट्रक्चर एनालिसिस होगा। बच्चों जो भी आपके सिस्टम या दिमाग में डाला ना, दिमाग में डाला बच्चों, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके ऊपर काम स्टार्ट होगा, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस बच्चों, क्लियर? फिर स्ट्रक्चर डिजाइन होगा बच्चों, क्लियर? स्ट्रक्चर डिजाइन होगा, फिर इंप्लीमेंटेशन होगा, क्लियर? अब इनको अपन को एक एक को पढ़ना है, और बच्चों यहां से क्वेश्चन आते हैं, और पूरा पढ़ा रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बीच बीच में कुछ छोड़ रहा हूं, नहीं पूरा पढ़ा रहा हूं। अब बच्चों बात है प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग के अंदर बच्चों एक बार बताइए, दिमाग में लाइए, मैं सिस्टम एनालिसिस्ट हूं। एक छोटू आके मेरे को बोला कि सर मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, मैंने पूछा कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, कि सर मेरे को टाइम मशीन बनानी है। ओह टाइम मशीन बनानी है, टाइम मशीन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना है, आप टाइम मशीन का कोई हार्डवेयर तैयार करोगे, मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दूं कि वो टाइम मशीन को प्रॉपर्ली वर्क कराएगा बच्चों, क्लियर? ठीक है, ये तो बड़ी बात हो गई टाइम मशीन, लेकिन कोई भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट चाहिए, या हॉस्पिटल मैनेजमेंट चाहिए, या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का चाहिए, या बच्चों रिटेल मैनेजमेंट चाहिए, तो ठीक है, ये नॉर्मल बात हो गई जिनकी अपन चर्चा करते रहते हैं। अब कोई व्यक्ति आया कि सर मेरे को ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, तो बच्चों आप बताइए, सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग करूंगा। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में क्या क्या होता है, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि बताइए रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कौन कौन से, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कौन कौन से, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कौन कौन से बच्चों, हो सकता है मैं उस व्यक्ति का इंटरव्यू लूं, बच्चों हो सकता है मैं उसको कोई प्रोटोटाइप दिखाऊं, बच्चों हो सकता है मैं उससे क्वेश्चन आंसर पूछूं, बच्चों हो सकता है मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन स्टॉर्म क्या होता है, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान बच्चों, क्लियर? ये वर्ड बोला नहीं जा रहा मेरे से, ब्रेन स्टॉर्म बच्चों, क्लियर? ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू मैं उससे उसकी बातों को जानूं, मैं कोई प्रोटोटाइप दिखा के क्वेश्चन आंसर करके उसका इंटरव्यू लेके बच्चों, क्लियर? कोई प्रोटोटाइप दिखा के
कोई मॉडल पहले से बना हुआ है उसको दिखा के मैं अगर उससे क्वेश्चन आंसर करता हूं बच्चों क्लियर, तो याद रखिए कोई सिनेरियो दिखा के उसको अब वो चाहिए क्या उससे टिक करवा के बच्चों क्लियर, टिक करवा के क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस तरीके से फॉर्म के ऊपर टिक करवा के बच्चों उसकी ऑन साइट के ऊपर जाके तो बच्चों में उसकी रिक्वायरमेंट को पहचानूंगा। एक बार एक क्वेश्चन आया रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कौन कौन से है, अरे बच्चों को इनको रटोगे क्या, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कौन कौन से है बच्चों क्लियर, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल क्या है, तो बच्चों इंटरव्यू एक टूल है, बच्चों क्वेश्चन आंसर एक टूल है, सिनेरियो पुट करना एक टूल है, प्रोटोटाइपिंग दिखाना एक टूल है बच्चों क्लियर। याद रखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, अच्छा ये चाहिए क्या आपको, अच्छा उसमें ऐसे कर दे तो हाँ, अच्छा ऐसा हो जाए तो हाँ, तो बच्चों तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है आप खुद ही उसको बताओ कि ठीक है ये चाहिए क्या ये चाहिए क्या, अच्छा फिर वो कहे कि ये चाहिए क्या, वो मना कर दे अरे नहीं चाहिए, तो ये होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग बच्चों क्लियर। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, सिनेरियो दिखा के देखो यार ये देख ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो सिनेरियो दिखा के तो कॉमन सी बात है इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल बहुत सारे बच्चों क्लियर। एम्प्लॉय से क्वेश्चन आंसर करना, न्यूज़पेपर से उस कंपनी के बारे में जानना, ठीक है करुणा बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कितने बोल दिए आज आप बताइए। करुणा आई बोले कि सर मेरे को एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और मैं सिस्टम एनालिसिस्ट हूँ, करुणा ने मेरे को सारी बातें बता दी कि सर मेरे को ऐसे ऐसे चाहिए, तो बच्चों मैं पूछूंगा कि करुणा ये चाहिए क्या, क्वेश्चन आंसर कहते हो, अच्छा आप बता दो अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो आप बता दो आपको क्या क्या चाहिए, बहुत ही बड़ा ज्ञानी है तो मैं पहले से ही पूछ लूंगा बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए फॉर्म भरवा के पूछ लूंगा। अगर बहुत बड़ा ज्ञानी है नहीं है पता कुछ भी तो ये कह दूंगा देख हमने उसका बनाया था मॉडल, आप उसके लिए बनाया था कोचिंग के लिए, आपके लिए भी ऐसे ही बना दे क्या, जैसे क्लास प्लस करता है प्रोटोटाइप दिखाता है और कोचिंगों को जोड़ लेता है बच्चों क्लियर। तो प्रोटोटाइपिंग के थ्रू यानी कोई मॉडल के थ्रू कोई सिनेरियो दिखा के क्वेश्चन आंसर पूछ करके इंटरव्यू लेके ऑन साइट जाकर बच्चों फॉर्म भरवा के, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बच्चों क्लियर। ये पॉइंट क्लियर है तो बताइए, तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कौन कौन से हैं बच्चों, क्या मैं लिखूं इनको, कल मैं आऊंगा तो मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा कि ठीक है यार ये चीज आपको देखनी है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल बच्चों क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन है दूसरा, मैंने आपसे पूछा बच्चों दो चीज पूछी थी बच्चों क्लियर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल कौन कौन से हैं, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। मैं लिख भी दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख भी दूंगा, लेकिन एक पॉइंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर आप बताइए सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का फर्स्ट फेज क्या है, तो सिस्टम एनालिसिस सॉफ्टवेयर नहीं बोल रहा मैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का फर्स्ट फेज क्या है, तो कॉमन सी बात है अपन किसी मॉडल के पर्टिकुलर बात कर नहीं रहे तो अपन तो एनालिस्ट के पास जाएंगे, सबसे पहले क्या होगी प्लानिंग होगी बच्चों क्लियर। अब प्लानिंग के अंदर बच्चों क्या होगा, सबसे पहले होगा क्या रिक्वायरमेंट गैदरिंग बच्चों क्लियर। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग के टूल कौन कौन से हो सकते हैं, टूल का मतलब कोई ये नहीं है पेज का सेट पाना है, ये नहीं है, टूल का मतलब है कि भाई रिक्वायरमेंट गैदर करने के तरीके क्या क्या है बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है क्वेश्चन आंसरिंग करके इंटरव्यू लेके बच्चों सिनेरियो दिखा के ऑन साइट जाके बच्चों पेपर पेंसिल वर्क करवा के बच्चों क्लियर, राइट कॉलम अपन बोलते हैं ना क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको 20 की लिस्ट दे दी कि बताओ इसमें से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बच्चों क्लियर, प्रोटोटाइप मॉडल दिखा के इस तरीके से अपन क्या करेंगे रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। क्या ये क्लियर है, एक बार कमेंट कर दो, मेरे हिसाब से अंत तक क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर, गुड इवनिंग सर, फॉर प्रोग्रामर के एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक ले, अगर तुमको वाकई प्रोग्रामर के एमसीक्यू के लिए कोई बुक चाहिए तो बच्चों अंबिका क्लासेज के जितने भी वीडियो है उनको देख लो, उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारे एमसीक्यू मैंने करवा दिए जो लाइव के अंदर चल रहे हैं, डीबीएमएस पूरा कंप्लीट है, सारे एमसीक्यू करवा दिए। फिर भी अगर कोई करना चाहे तो बच्चों गेट की बुक लेके आना, क्लियर, गेट की बुक लाना, प्रोग्रामर की बुक्स में कुछ नहीं होता, गेट की बुक लेके आना, गेट की बुक ही बेस्ट है, मेडीजी की बुक ठीक होती है वो लेके आ सकते हो आप, नहीं तो अरिहंत की गेट की बुक आती है वो लेके आ सकते हो आप, कोई भी गेट की बुक लाके उसको सोल्व कर लीजिए, चारों बुक ले आइए। कर गेट में सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन नहीं होता तो कॉमन सी बात है पीजीटी की बुक ले लीजिए सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के लिए, कोई दिक्कत नहीं आप लेके आ सकते हो। बाजार में 1000 बुक है कोई भी ले आओ, सब में पुराने पेपर ही डाल रखे हैं 1982 से अब तक के, वो किसी ने भी अपने खुद के क्वेश्चन नहीं बना रखे, पुराने पेपर जो है ना गेट के और नेट के वही डाले हुए हैं सभी बुक के अंदर, सब कट कॉपी पेस्ट है बच्चों क्लियर। मेरी बुक भी है तो वो भी कट कॉपी पेस्ट ही है, आप उसके ऊपर मत जाइए क्योंकि क्वेश्चन वही है जो अब तक आ चुके हैं, क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल क्लियर है क्या, प्रोग्रामर की कोई बुक मत लाना, बुक लाना है तो गेट की लेके आना, गेट में तीनों सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, डीबीएमएस और नेटवर्किंग, सेड और जावा के लिए बच्चों आप पीजीटी की बुक ले लेना, क्लियर। चलिए अरे अरिहंत की ले लो, किसी की भी ले लो, गेट की बुक ले लो बच्चों क्लियर, और अगर कोई नहीं मिले तो पीजीटी की बुक ले लेना,
ठीक है, नहीं है तो मैं आपको राइटर के नाम भी बता दूंगा, कल बता दूंगा। लेकिन मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूँ, ये मत कहना कि सर सब में कंटेंट एक ही है, इनमें कोई कंटेंट नहीं है, ना कोई सॉल्यूशन है पेपर। या तो आप पेपर सॉल्यूशन वाली बुक ले लेना, या फिर 1982 से अब तक के गेट के क्वेश्चन वाली बुक ले लेना। क्लियर? बस, और कोई कंटेंट है ही नहीं टेक्नोलॉजी के अंदर। और हाँ, अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जरूर करो। टेक्स्ट बुक के इंडिया बिक्स, एग्जाम वेदा, ये जो वेबसाइट है इनके क्वेश्चन जरूर करो। क्लियर है? एग्जाम वेदा है, मैंने बुक डाल दी है, मेरी हाथ से लिखी हुई हैंड रिटन बुक है, वो मैंने डाल दी है। उसमें लगभग ज्यादा भी नहीं तो 800 क्वेश्चन है डीबीएमएस के। ऐसे ही नेटवर्किंग की तैयार हो रही है, उसमें भी 800 क्वेश्चन के आसपास है। सेड कल या परसों तक डाल दी जाएगी, तो आप प्रिंट करवा लो। अरे बच्चों, कुछ है ही नहीं, मेरी बुक आप 5-5 दिन में पढ़ सकते हो, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो तो 5 दिन मैक्सिमम खत्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आ जाइए, प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो प्लानिंग के अंदर बच्चों वापस सुनो, वापस सिनेरियो क्रिएट करो। अब ये कमेंट आ जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। बच्चों वापस सिनेरियो क्रिएट करो। आप वापस देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, मैं सिस्टम एनालिसिस हूँ। कोई व्यक्ति आया, उसको क्या बनाना है, कोई सिस्टम डेवलप कराना है। कौन है वो? स्टेक होल्डर है। मेरे पास आया कि बोला कि सर मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है। जो भी मेरा एम्प्लॉय जो भी मेरे से काम करवा रहा है, बच्चों क्लियर, जो भी मेरा कस्टमर है वो स्टेक होल्डर हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन है, जो भी कस्टमर है वो स्टेक होल्डर है। बच्चों क्लियर? तो आके वो जो बोलता है मेरे को ऐसा सिस्टम बनाना है, तो बच्चों उस सिस्टम जो वो बोलता है क्या क्या चाहिए उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल के ऊपर क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सकते हो। बच्चों क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा? चलिए ठीक है। सर आपकी बुक कहाँ डाली है? अरे भाई हैंड रिटन नोट्स में सबसे लास्ट है, उससे पहले एक कलर्ड बुक है डीबीएमएस की, उससे पहले एक हैंड रिटन हिंदी इंग्लिश में लिखी हुई है। यार ढूंढो, सर्च करो, यहाँ डिस्टर्ब मत करो। चलिए अब बच्चों दूसरा पॉइंट क्या है प्लानिंग के अंदर ही? दूसरा पॉइंट क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी ये सेकंड फेज है। फिजिबिलिटी स्टडी, ये पॉइंट याद रखना। सर फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? तो देखिए, एक बार बताओ, कोई चीज पॉसिबल है या नहीं है? मेरा बजट कितना है? मैंने उससे पूछा कि बाबू ये बता आपका बजट कितना है? उसने बोला 2000 रुपए। तो आप बताइए क्या उस पैसों में क्या वो सिस्टम बनकर तैयार होगा? तो बच्चों याद रखिए फिजिबिलिटी स्टडी वो कह रहा टाइम मशीन बना दो, हमने आज तक बनाई नहीं। क्या ये पॉसिबल है? क्या हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय है? क्या वो पॉसिबल है? क्या टेक्निकल व्यू में वो पॉसिबल है? बच्चों उसने बोला मेरे को तो एक काम करो, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जो 10-20 लोगों को रोज मार दे। बच्चों क्या लीगल तरीके से सॉफ्टवेयर पॉसिबल है? बच्चों सोचो, विचार करो। अगर वो ये कहे कि सर मेरे को तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जो ऑटोमेटिक काम करे, तो क्या ये टेक्निकल तरीके से पॉसिबल है? तो बच्चों इन चीजों के ऊपर जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। कॉमन सी बात है, क्या पॉसिबल है या नहीं? अपने आप से पूछो पॉसिबल है या नहीं। वो तो बोल के चला गया ये बना दो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर ली। अब उसके बाद देखिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग आपको क्या क्या चाहिए, सिस्टम में क्या क्या चाहिए। तो सिस्टम में क्या क्या चाहिए उसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब होती है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है? दिमाग में लाइए। फिजिबिलिटी का मतलब है क्या वो इकोनॉमिकल रूप से पॉसिबल है या नहीं है, क्या वो ऑपरेशनल रूप से पॉसिबल है या नहीं, टाइम के अंदर बनेगा या नहीं बनेगा, क्या वो बिहेवियर रूप से पॉसिबल है या नहीं है। बच्चों क्लियर? क्या याद रखिए क्या उसका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है फिजिबिलिटी स्टडी। क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट अगर आपके क्लियर है। पॉसिबिलिटी चेकिंग इन रियल वर्ल्ड, वेरी गुड। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है पॉसिबिलिटी चेकिंग। बच्चों क्लियर? पॉसिबिलिटी चेकिंग, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। पॉसिबिलिटी चेकिंग किसके अंदर आती है? फिजिबिलिटी। अब कोई कहे सर फिजिबिलिटी स्टडी कितने तरीके की होती है? बहुत सारे तरीके की। कोई ये नहीं कह सकता 6 तरीके की, 7 तरीके की, 8 तरीके की। रिक्वायरमेंट गैदरिंग कितने तरीके की? कोई नहीं बोल सकता। कितने तरीके की? अरे आपको ये पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कहां से आ सकती है। बच्चों क्लियर? फिजिबिलिटी स्टडी कितने तरीके की? तो बहुत सारे तरीके की। बच्चों कैसे? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, टाइम फिजिबिलिटी। बच्चों क्लियर? इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी कि भाई इतनी इकोनॉमी में बन जाएगा नहीं बनेगा। टाइम फिजिबिलिटी, इस टाइम में बनेगा या नहीं बनेगा। बिहेवियर फिजिबिलिटी। बच्चों क्लियर? बिहेवियर फिजिबिलिटी कि ठीक है यार जो आपको चाहिए वैसा बनेगा या नहीं बनेगा। लीगल फिजिबिलिटी, लीगल या रूल एंड रेगुलेशन या गवर्नमेंट के कट कॉपी पेस्ट। बच्चों क्लियर? याद रखिए अगर अपन ये बोले किसी की कॉपी कर रहे हैं तो ये लीगल फिजिबिलिटी, इन सबको चेक करना होता है। इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, किसी कंसेप्ट को तो नहीं चुरा लिया, कहीं वो अपने ऊपर केस कर दे, हो सकता है अपना पूरा दिवाली आ जाए। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगर कोई टेक्निकल रूप से पॉसिबल है या नहीं है, तो टेक्निकल रूप से वो पॉसिबल है या नहीं, ये फिजिबिलिटी हो जाएगी। और क्या हो सकता है, इकोनॉमिकल हो गया, टाइम हो गया, बिहेवियर हो गया, लीगल हो गया, टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गया। क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिक, टाइम, बिहेवियर, लीगल। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके खोपड़ी में बैठ जाने चाहिए कि सर पॉसिबिलिटी चेक करना है कि वो सॉफ्टवेयर बन सकता है या नहीं बन सकता, वो सिस्टम डेवलप हो सकता है या नहीं हो सकता। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, एक बार कमेंट कर दो कि सर प्लानिंग में रिक्वायरमेंट गैदरिंग, उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी। अब मान लो अपने दिमाग में ये सारी चीज आ गई कि हाँ ठीक है यार, ठीक है यार, हम बना देंगे, हमने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, चलो सबसे पहले आया ये बना लिया, 2 दिन रुका, 2 दिन रुक के अपने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली, ठीक है, फिर मैं कॉल करता हूं कि ठीक है यार बाबू आ जाओ, आ जाओ। बच्चों क्लियर? आ जा, मैंने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली कि मैं जो तुझे चाहिए वो मैं बना दूंगा। बच्चों क्लियर? अब बच्चों कॉमन सी बात है, अब इनके बीच में डील होगी, उसको बोलते हैं एसआरएस। क्या बोलते हैं? एसआरएस। बच्चों सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बच्चों क्लियर? तो याद रखना एसआरएस क्या होता है। तो एसआरएस होता है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बच्चों क्लियर? मैं कल इनके जो नोट्स बना रखे हैं वो भी पढ़ के बताऊंगा जैसे कल बनाए थे, लेकिन एक पॉइंट आपके दिमाग में लाना, SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फर्स्ट फेज प्लानिंग, दूसरा स्ट्रक्चर एनालिसिस, तीसरा स्ट्रक्चर डिजाइन, चौथा इंप्लीमेंटेशन। बच्चों क्लियर? कौन आया? कोई व्यक्ति आया, स्टेक होल्डर आया, क्या चाहिए? सिस्टम बनवाना है, सबसे पहले क्या करे? प्लानिंग करे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल, ठीक है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है, ये हो गया। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। बच्चों क्लियर? अब एसआरएस बनेगा। एसआरएस क्या होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों क्लियर? कभी भी आपसे कोई पूछे कि एसआरएस क्या है, तो बच्चों इसको फर्स्ट डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। बच्चों क्लियर? याद रखना ये फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लीगल साइन है किसके बीच में? तो बच्चों याद रखिए, लीगल साइन है किसके बीच में? क्लाइंट और किसके बीच में? सिस्टम एनालिसिस के बीच में। तो ये पॉइंट याद रखना। एसआरएस के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर वो ये कहे कि किसी भी सिस्टम का फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है बच्चों? एसआरएस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ सिस्टम, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। बच्चों क्लियर? याद रखना। दूसरा है ये लीगल डॉक्यूमेंट है कि ठीक है, ये सारी चीजें लिख दी जाएगी, ठीक है बच्चों, कि भाई इतने टाइम में बनेगा, ये इसका बिहेवियर होगा, अगर हम इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, ये प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। बच्चों क्लियर? इतने रुपए के अंदर ये बनेगा, ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें बनेगी। हाँ, बीच बीच में हम क्या सर्विस देंगे, नहीं देंगे। एसआरएस का मतलब एक तरीके से ये हो गया, क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट। बच्चों क्लियर? लीगल डॉक्यूमेंट है। अब कॉमन सी बात है, लीगल डॉक्यूमेंट विद साइन बिटवीन कौन कौन? क्लाइंट हो गया एक, तो क्लाइंट एंड सिस्टम एनालिसिस। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो बच्चों एसआरएस स्पेसिफिकेशन, बच्चों क्लियर? स्पेसिफिकेशन, ये वर्ड कई बार आ जाता है। एसआरएस से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। बच्चों क्लियर? इसके अंदर जितनी भी फंक्शनल नॉन फंक्शनल एक्टिविटीज है वो सब डिफाइंड है। बच्चों याद रखना, फंक्शनल और नॉट फंक्शनल क्या क्या होंगे, क्या क्या नहीं होंगे। नॉट फंक्शनल में कितना पैसा है बच्चों, कितना टाइम है, तो नॉट फंक्शनल एक्टिविटीज डिफाइन है। नॉट फंक्शनल एक्टिविटी सारी की सारी क्या होती है? डिफाइन होती है, सब कुछ लिखा जाता है। बच्चों क्लियर? एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बच्चों क्लियर? अगर आपके समझ में आ गया तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल, फिजिबिलिटी स्टडी, एसआरएस बनना, ये सब किसके अंदर होता है? प्लानिंग फेज के अंदर होता है। क्या प्लानिंग फेज आपके क्लियर हो गया? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्लियर? अभी अपन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो सिस्टम के ऊपर ही जाइए। सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आ गया, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्लियर बच्चों? एक बार कमेंट करो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बच्चों एसआरएस अपन ने बना दिया, वो होता है स्पेसिफिकेशन। एक होता है एसआरएस वैलिडेशन, कि वो जो एसआरएस बनाया उसको चेक करना। बच्चों किससे? वकील से चेक करवाना, या फिर कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो लीगल दस्तावेजों को चेक करती है,
उससे चेक करवाना कि ये सही स्टेटमेंट है क्या, ये गलत स्टेटमेंट है क्या, इसकी लैंग्वेज सही है क्या, इसकी लैंग्वेज सही नहीं है क्या, बच्चों मैंने जो टाइम बोला वो बिल्कुल क्लियर है क्या, एक्यूरेट है क्या, ये वर्ड बोले वो लिखा हुआ है क्या, उसको बोलते हैं एसआरएस वैलिडेशन। बच्चों क्लियर, एसआरएस जो बनाया उसको वैलिडिटी चेक करना, वैलिडेशन, एसआरएस वैलिडेशन। बच्चों क्लियर, तो एक लीगल अथॉरिटी से चेक कराना कि जो एसआरएस बनाया गया है वो वैलिड है या नहीं है। बच्चों क्लियर, एक बात बताओ, आप रजिस्ट्री करवाने जाते हो तो रजिस्ट्री करवाने जाते हो तो वो हो गया एसआरएस स्पेसिफिकेशन कि ठीक है भाई इसका मालिक ये था ये था ये था ये था ये था। फिर बच्चों अपन किसके पास चले गए, अपन चले गए वकील के पास। वकील ने क्या किया, उसको चेक किया कि हाँ भाई ये चीज बिल्कुल सही है, उसी ऑर्डर में सही है जिस ऑर्डर में तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिस ऑर्डर में तुम्हारे बीच में बात हुई है, क्या क्या जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, क्या क्या जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इसके बाद आज के बाद इस प्रॉपर्टी को बेचा जा सकता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, लिखा है, या हो सकता है उसमें कॉलम डलवा दे कि मेरे से बिना पूछे बेचा नहीं जाएगा, तो खरीदने के बाद भी वो मेरा नहीं है, तो ऐसा इसको बोलते हैं वैलिडेशन। बच्चों क्लियर, यहां तक अगर आपके क्लियर है तो बताइए। तो याद रखें प्लानिंग के कौन कौन से फेस है, प्लानिंग के अंदर क्या क्या होगा। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, फिजिबिलिटी स्टडी होगी, उसके बाद एसआरएस डॉक्यूमेंट बनेंगे, फिर उनको वैलिडेशन चेक होगा किसका, एसआरएस डॉक्यूमेंट का। बच्चों एसआरएस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए। बच्चों सिस्टम, एसआरएस की फुल फॉर्म है सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब बच्चों अपन सेट पढ़ रहे हैं तो हर जगह सिस्टम 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 आएगा, जब अपन इसी वर्ड को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेके जाएंगे तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो जाएगा। क्या ये क्लियर है, सेट बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर एक छोटा सा पार्ट है। क्लियर बच्चों, तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। अब बच्चों अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्लियर, सेकंड फेज के ऊपर आ जाइए। थोड़ा सा यहां तक समझ में आ गया तो एक बार कमेंट करो कि हाँ सर पूरा समझ में आ रहा है। कल आप हमको थोड़ा सा उसके हिसाब से समझा देना, नोट्स के हिसाब से। नोट्स यहाँ पर जो बन रहे हैं बच्चों टेबुलर फॉर्मेट में सारे नोट्स हैं, उनको अपन एक बार देख लेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों अप्रैल में आपकी सेट खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी, सेट एमसीक्यू सब कुछ खत्म हो जाएगा अप्रैल में। क्यों, क्योंकि सेट ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, छोटा सा पार्ट तो हो जाएगा। टेंशन फ्री रहो, खूब टाइम है अपने पास, पहले से ही नेटवर्किंग जाओ पूरी लगभग पूरी करवा रखी है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तुम कहोगे तो बच्चों ज्यादा वीडियो बनते हैं तो जो रह गया वही करवा देंगे उनमें। क्लियर, और तुम कहोगे तो पूरा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, प्लानिंग, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टूल, फिजिबिलिटी स्टडी, एसआरएस, बच्चों एसआरएस वैलिडेशन, ये नाम आपको याद रखने हैं बच्चों। क्लियर, ठीक है। अब बच्चों अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, तो स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस। क्लियर, चलिए अब बच्चों देखिए स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है और उनकी चर्चा अपन करते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस नाम से पता चल रहा होगा यार, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या क्या करेंगे अपन, तो कॉमन सी बात है, स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। क्लियर, अब तक क्या क्या होगा, अब तक हो गया वो बंदा आया, उसने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, मैंने रिक्वायरमेंट उससे फॉर्म भरवा के, उससे क्वेश्चन आंसर करके, उसको बच्चों प्रोटोटाइप दिखा के, उसको डमी दिखा के, उसको सिनेरियो दिखा के, बच्चों उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करके किसी भी तरीके से मैंने उसकी रिक्वायरमेंट को गैदर कर लिया। ठीक है, फिर उसको जो चाहिए अपने टेक्निकल टीम के साथ बैठा और पता किया बच्चों इसमें कितना खर्चा आएगा, उसकी टाइम फिजिबिलिटी क्या है, उसकी बिहेवियर फिजिबिलिटी क्या है, लीगल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, क्या क्या लीगल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नहीं हो सकती है, इकोनॉमिकल खर्चा कितना आएगा, ये सब मैंने फिजिबिलिटी स्टडी कर ली। ठीक है, फिर बच्चों मैंने उसको बुलाया कि भाई ठीक है हमारी टीम ने बोल दिया ये बन जाएगा, अब आप एग्रीमेंट के लिए तैयार हो क्या, तो एग्रीमेंट के लिए अपन तैयार हो जाते हैं। तो फर्स्ट लीगल डॉक्यूमेंट बनता है जिसको अपन बोलते हैं एसआरएस। ये किसके बीच में बनता है, क्लाइंट और सिस्टम एनालिसिस के बीच में बनता है, और बच्चों इसके ऊपर दोनों पार्टी सहमत हो जाती है। सहमत होने के बाद बच्चों एसआरएस स्पेसिफिकेशन आपका बनकर तैयार हो जाता है, जिसको अपन एसआरएस लेटर भी बोलते हैं। अब उसके काम क्या होता है, एसआरएस वैलिडेशन का, तो किसी थर्ड पार्टी से उसको वैलिडेट करवा लेते हैं, या फिर कोई लीगल ऑफिसर है तो उससे वैलिडेट करवा लेते हैं कि हमको ये चीज चाहिए। क्योंकि करोड़ों के प्रोजेक्ट होते हैं बच्चों, कोई सिस्टम है, कोई अपन अपने जैसे सिस्टम तो बनाते नहीं है, बहुत बड़े सिस्टम बनते हैं, तो फिर उसके ऊपर दोनों पार्टी की क्या क्या फैसिलिटी बाद में देंगे, मेंटेनेंस देंगे या नहीं देंगे बच्चों, बाद में सर्विसेज देंगे या नहीं देंगे, कोई खराबी आएगी
उसको इंप्रूवमेंट करोगे या नहीं करोगे, तो कॉमन सी बात है उन सबके लिए एक पूरा का पूरा जो आपने डॉक्यूमेंट लिखा उसका वैलिडेशन हो जाता है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि सर क्या पढ़ा रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूँ एचडीएल से। अच्छा सर क्या कंप्लीट हो गया? प्लानिंग फेज कंप्लीट हो गया। प्लानिंग फेज में और क्या होता है? और कुछ नहीं होता, यही होता है प्लानिंग फेज के अंदर। बच्चों क्लियर? अब क्या करोगे? अब स्ट्रक्चर एनालाइज कराएंगे। स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो इस वर्ड में ही बहुत दम है, स्ट्रक्चर एनालाइज। बच्चों क्लियर? एनालाइज। बच्चों क्लियर? एनालिसिस। बच्चों क्लियर? स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, जो सिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों क्लियर? कि जो सिस्टम है इसमें प्रोसेस कौन कौन से लेंगे, इसमें स्टोरेज कौन कौन से लेंगे, बच्चों कैसे तरीके से लिंकिंग होगी, इसका डीएफडी डायग्राम क्या होगा, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होगा, इसकी डेटा डिक्शनरी क्या होगी। बच्चों क्लियर? इसकी डिसीजन टेबल क्या होगी। बच्चों क्लियर? डिसीजन ट्री क्या होगा, इसके अंदर सूडो कोड क्या होगा, इसकी लैंग्वेज क्या होगी। बच्चों क्लियर? तो ये सारे के सारे डिसीजन अपन को अब लेने। क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर अपन क्या क्या देखते हैं? तो सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखो, अपन डीएफडी की चर्चा करेंगे। डीएफडी क्या होता है बच्चों? मैंने खूब पढ़ा रखा है डीएफडी, ओ डीप में अपन पढ़ेंगे डीएफडी, तो डीएफडी की अपन चर्चा करेंगे। बच्चों क्लियर? दूसरा पॉइंट है कि सर डीएफडी के बाद अपन ठीक है डेटा डीएफडी बनाएंगे। डीएफडी बनाएंगे मतलब डीएफडी क्या होता है अभी तो पता नहीं चलेगा, लेकिन बात यह है डीएफडी की फुल फॉर्म होती है डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा फ्लो डायग्राम। बच्चों क्लियर? स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डेटा फ्लो डायग्राम बनेगा। अब डेटा फ्लो डायग्राम बनेगा तो उसके अंदर कौन डेटा फ्लो डायग्राम, अब बच्चों फिर बनेगी डेटा डिक्शनरी। बच्चों क्लियर? डेटा डिक्शनरी बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेटा डिक्शनरी बन जाएगी। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है? डीएफडी और डेटा डिक्शनरी को अभी समझते हैं अपन, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, तो समझ लो डीएफडी और डेटा डिक्शनरी क्या होती है। ऐसे तो बच्चों इसमें मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर इंग्लिश बनेगी। बच्चों क्लियर? डीएफडी बनेगा, डेटा डिक्शनरी बनेगी, डिसीजन टेबल बनेगी, डिसीजन ट्री बनेगा, बच्चों सूडो ग्राफ बनेगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें यहाँ पर बनती है। लेकिन बच्चों अभी अपन ज्यादा डीप में नहीं जाके पहले ये देख लेते हैं डीएफडी क्या होता है, डेटा डिक्शनरी क्या होता है। मैं नाम तो लिख देता हूँ सबका। बच्चों क्लियर? तो डीएफडी हो गया, डेटा डिक्शनरी हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, डिसीजन ट्री हो गया। बच्चों डिसीजन ट्री हो गया। बच्चों क्लियर? डिसीजन ट्री हो गया, डिसीजन टेबल हो गई, डिसीजन टेबल हो गई, तो डिसीजन टेबल यहां बनेगी, डिसीजन टेबल बनेगी, स्ट्रक्चर इंग्लिश बनेगी। बच्चों क्लियर? स्ट्रक्चर इंग्लिश, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंग्लिश बन जाएगी, सूडो कोड बन जाएंगे। बच्चों क्लियर? सूडो कोड क्या होते हैं ये सब मैं आपको बताऊंगा। सूडो कोड, बच्चों क्लियर? सूडो कोड ये बन जाएंगे, तो कॉमन सी बात है। तो बच्चों ये सारी चीजें किसके अंदर आती है और ये सीरियल वाइज बनती है, ये याद रखना। पहले डीएफडी पे डेटा डिक्शनरी पे डिसीजन ट्री, फिर डिसीजन टेबल, फिर स्ट्रक्चर इंग्लिश, फिर सूडो कोड, ये इसी ऑर्डर में बनती है। ये पॉइंट भी आपके दिमाग में रखना है। बच्चों क्लियर? चलिए, डेटा टाइप, साइज, एटीसी, मेटा डेटा इन डेटा डिक्शनरी। अरे वेरी गुड। DFD graphical representation of database, data dictionary is where define variable function etc. ठीक है, DFD 0 DFD 4 कपलिंग से कोएंशन की तरफ बढ़ता है। अरे वेरी गुड सावर, बिल्कुल सही, ठीक, बहुत शानदार। लेकिन ये कपलिंग कोएंशन ये सब पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों अपन बात करते हैं, छोटी छोटी बातें करते हैं, फिर अपन इनको डीप में देखेंगे, डीएफडी डिजाइन वगैरह वगैरह ये सब। लेकिन अभी अपन छोटी छोटी चीजें देखेंगे, है ना, और क्लियरिटी करते चलेंगे। डीएफडी क्या होता है, डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है। क्लियर? देखो बच्चों, ये पॉइंट अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि सर हाँ स्ट्रक्चर के अंदर डीएफडी बनेगा। डीएफडी क्या होता है? देखो बच्चों, आपने फ्लो चार्ट सुना होगा, पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। ऐसे ही सॉफ्टवेयर या सिस्टम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डीएफडी, डेटा फ्लो डायग्राम। बच्चों क्लियर? याद रखिए किसी सिस्टम के अंदर डेटा का फ्लो कैसे होता है वो कहलाता है डीएफडी। क्लियर बच्चों? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। डीएफडी क्या होता है तो एक पॉइंट दिमाग में रखिए, डीएफडी सिस्टम के अंदर डेटा फ्लो कैसे होता है उसको डीएफडी कहते हैं। सिस्टम के अंदर डेटा फ्लो कैसे होता है उसको डीएफडी कहते हैं। जो ये बताए कि सिस्टम में फ्लो इस मॉडल के रूप में होगा,
पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा। बच्चों क्लियर? डीएफडी बहुत डिटेल है, पूरा एक दिन लगेगा। मैं डीएफडी स्टार्ट करने जा रहा हूं, पूरा एक दिन लगेगा, पूरा का पूरा डीएफडी अपन को पढ़ना है, दुनिया में जितना डीएफडी है। क्यों? क्योंकि बाद में नहीं पढ़ेंगे अपन, अभी निपटा देते हैं इनको। क्लियर? कौन कौन से लेवल का डीएफडी है? डीएफडी 0, डीएफडी 1, डीएफडी 2, डीएफडी 3, डीएफडी 4 और आगे धीरे 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 चलते जाइए। डीएफडी का कोई एंड नहीं है, बहुत सारे तरीके के डीएफडी आए। क्लियर? तो चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। फ्लो बिटवीन कंपोनेंट, वेरी गुड, बोल सकते हो। जब इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उन कंपोनेंट के बीच में डेटा फ्लो कैसे हो रहा है, ये डीएफडी बताता है। बच्चों क्लियर? डेटा स्टोर कहां हो रहा है, कहां नहीं हो रहा। बच्चों क्लियर? तो डीएफडी के कुछ रूल है, अपन उनको आज खत्म कर देते हैं, कल अपन डीएफडी को बनाना सीखेंगे। बच्चों क्लियर? चलिए, डीएफडी क्या होता है बच्चों? देखिए, मान लीजिए पूरा सिस्टम है, ठीक है। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या है? तो बच्चों एक चीज याद रखो, या कंपोनेंट C1 है या कंपोनेंट C2 है, या कंपोनेंट आपका C3 है या कंपोनेंट आपका C4 है। बच्चों क्लियर? डेटा बच्चों कोई भी सिस्टम के अंदर आता है वो एक्सटर्नल एंटिटी है। बच्चों क्लियर? ये एक्सटर्नल एंटिटी है, ये पॉइंट आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। एक्सटर्नल एंटिटी है, ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट के बीच में डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, ये लीजिए। कंपोनेंट के बीच में डेटा का फ्लो ऐसे हो रहा है बच्चों, फिर ये एक्सटर्नल एंटिटी के ऊपर जा रहा है, ये डीएफडी है। अब बच्चों इस तरीके का तो कोई डायग्राम नहीं बनता सर, नहीं बनता, क्योंकि वहां पर अपन क्या करते हैं, कुछ सिंबल यूज करते हैं, स्पेसिफिक सिंबल, तो उन्हीं को अपन यूज करेंगे। लेकिन एक चीज मैंने आपको बता दी, सिस्टम में डेटा का फ्लो किस तरीके से हो रहा है, ये डीएफडी डायग्राम बताता है। सिस्टम के अंदर कौन सा कंपोनेंट पहले एक्टिवेट होगा, दूसरा कंपोनेंट कैसे एक्टिवेट होगा, कब एक्टिवेट होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन कब होगा, उनके बीच में इंटर रिलेशन किस तरीके का है, उनके बीच में इंटीग्रिटी किस तरीके की है। और बच्चों याद रखिए, कब डेटा स्टोर होगा, कब डेटा स्टोर नहीं होगा, ये डेटा, ये पूरा का पूरा जो बताता है ये डीएफडी है। बच्चों क्लियर? मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर। एक बच्चे ने बोला, क्लियर, एक बच्चे ने बोला फ्लो बिटवीन कंपोनेंट्स, नहीं, गलत है। फ्लो बिटवीन कंपोनेंट डीएफडी नहीं है बच्चों। डेटा फ्लो, डेटा फ्लो, डेटा फ्लो, डेटा स्टोरेज, प्रोसेस, ये सब बताना टाइम टू टाइम, ये डीएफडी है। कि ठीक है यार, ये तो प्रोसेस है, ये आपकी स्टोरेज है, और बच्चों उनके बीच में डेटा का फ्लो ये है, वो डीएफडी। तो बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, डीएफडी पूरा एक दिन का है ना, 1 घंटे का है, पूरा 1 घंटे आपको समझाएंगे। डेटा डिक्शनरी भी, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री 1 दिन का है, डिसीजन टेबल और ये पूरा 1 दिन का है। कर ये तीनों ही 1 दिन में हो जाएंगे। लेकिन बच्चों इन दोनों में टाइम लगेगा, डीएफडी में टाइम लगेगा, मेन चीज तो डीएफडी है। चलिए, अब बच्चों क्वेश्चन उठता है कि सर थोड़ा तो समझ में आ गया कि ठीक है यार, कोई भी सिस्टम में एंटर करेगा, उसके बाद सिस्टम के कंपोनेंट के बीच में डेटा कैसे फ्लो होगा, ये डीएफडी बताता है। बच्चों क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर डीएफडी के अंदर कौन कौन सी चीज होती है। तो डीएफडी जब अपन बनाएंगे तो बच्चों इसके अंदर एक तो होता है प्रोसेस। बच्चों क्लियर? क्या होता है प्रोसेस? कितनी भी बड़ी डीएफडी बना दो, एक तो प्रोसेस होता है, एक होता है बच्चों स्टोरेज, एक होता है बच्चों एक्सटर्नल एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी याद रखना, यहां से क्वेश्चन आता है एक्सटर्नल एंटिटी, और एक होता है बच्चों फ्लो लाइन। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट याद रखना, ये 4 चीज होती है, ठीक है। प्रोसेस किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है बच्चों? सर्किल के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। स्टोरेज बच्चों जो ओपन रेक्टेंगल है उसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और या फिर पैरेलल लाइन के द्वारा भी रिप्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल एंटिटी बच्चों स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ये क्या चीज है बच्चों? स्क्वायर है। ये क्या चीज है बच्चों? सर्किल है। ये पॉइंट याद रखना। ये क्या है बच्चों? ओपन रेक्टेंगल है, ओपन रेक्टेंगल है, ओपन रेक्टेंगल है, ओपन रेक्टेंगल है। बच्चों क्लियर? और बच्चों ये क्या चीज है? ये आपकी फ्लो लाइन है। बच्चों क्लियर? व्हाट, ये क्या है? ये फ्लो लाइन है। तो ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो बच्चों देखिए, आपने फ्लो चार्ट का नाम सुना होगा, फ्लो चार्ट का नाम सुना होगा, तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो फ्लो चार्ट है वो क्या है। वो एक सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है उसका पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होता है। लेकिन ये बच्चों सिस्टम का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। सिस्टम के अंदर स्टोर कौन कौन से है, प्रोसेस कौन कौन से है बच्चों, उनके बीच में डेटा का फ्लो कैसे हो रहा है, सिस्टम के अंदर जो कंपोनेंट हो कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कैसे डिपेंडेंट है, उनके बीच में इंटीग्रेशन कैसा है, ये बताता है डीएफडी। क्या क्लियर? फ्लो डेटा बिटवीन डेटा मेंबर एंड फंक्शन लाइक फंक्शन कॉलिंग इज सी अदर लैंग्वेज। क्लियर? बिल्कुल सही है, फ्लो चार्ट है वो, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है गुरु जी। ये डायग्राम हमारे समझ में आ गया। पिछली बार क्वेश्चन आया था प्रोग्रामर में कि डीएफडी के अंदर प्रोसेस किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है, तो याद रखना सर्किल। बच्चों क्लियर? ये क्वेश्चन बार बार आया, अगर ये फ्लो चार्ट में आए तो कनेक्ट कर देना। क्लियर? ओके, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम, वेरी गुड। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड डीएफडी। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना जाना चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि डीएफडी बनाने के कुछ रूल है,
रूल ऑफ डीएफडी बच्चों क्लियर, रूल ऑफ डीएफडी, भाई डीएफडी कितने लेवल का होता है उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन रूल ऑफ डीएफडी अपन अभी पढ़ लेते हैं। अपने पास थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा ले रहा हूं बच्चों, है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखना। रूल ऑफ डीएफडी, तो रूल ऑफ डीएफडी की अगर मैं बात करूं, व्हाट अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इन डीएफडी, गलत है, गलत है, इनपुट एंड आउटपुट इन डीएफडी गलत है बच्चों। फ्लो लाइन ये बता देगी कि इनपुट हो रही है या आउटपुट हो रही है बच्चों, क्लियर, ये क्लियर है। एनवीएल जो भी है जो बच्चा है, फ्लो लाइन ये बता देगी कि इनपुट या आउटपुट है। अगर कोई प्रोसेस है, प्रोसेस से ये आई तो इसका मतलब इनपुटिंग हो रही है, ये गया तो आउटपुट हो रही है, क्लियर है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस है सर डीएफडी डिजाइन फेस में आता है या एनालाइज फेस में, क्लियर, ये स्ट्रक्चर एनालाइसिस फेस के अंदर आता है बच्चों, क्लियर, स्ट्रक्चर एनालाइज फेस के अंदर आता है, स्ट्रक्चर एनालाइज फेस के अंदर आता है कौन, डीएफडी, क्लियर है बच्चों। ऐसे देखिए स्ट्रक्चर, देखिए एक होता है स्ट्रक्चर डिजाइन और एक होता है स्ट्रक्चर एनालाइज, ये याद रखना। अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे, अभी सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन पढ़ रहे हैं। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के जो 4 फेस है, उन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने 8-9 फेस पढ़ा है, उनको मर्ज करके ये फेस बने सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना, प्लानिंग में आपको 4 पढ़ा दिए, तो ये पॉइंट याद रखिए। इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो डीएफडी बनाना, तो डीएफडी स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर आता है, क्लियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है रूल ऑफ डीएफडी, रूल ऑफ डीएफडी क्या क्या है, क्लियर है बच्चों। एनवीएल ये क्लियर है क्या कि सर इनपुट आउटपुट के लिए क्या कैसे पता चलेगा, इस इनपुट आउटपुट के लिए कैसे पता चलेगा, तो फ्लो लाइन से पता चल जाएगा कि इनपुटिंग हो रही है या आउटपुटिंग हो रही है बच्चों, क्लियर। चलिए अब बच्चों टॉपिक के ऊपर आ जाइए, एक काम करते हैं, थोड़े लेट हो जाएंगे, 7 से 8 बैच है, तो कल अपन लेंगे यहीं से रूल ऑफ डीएफडी और डीएफडी के लेवल, है ना, और डीएफडी कैसे बनाई जाती है कैसे नहीं बनाई जाती। तो कल अपन डीएफडी को खत्म कर देंगे और डेटा डिक्शनरी दोनों को खत्म कर देंगे, क्लियर, डीएफडी और डेटा डिक्शनरी को कल खत्म कर देंगे और परसों इनको खत्म कर देंगे, तो स्ट्रक्चर एनालाइज भी खत्म हो जाएगा। फिर चलेंगे बच्चों स्ट्रक्चर डिजाइन, फिर चलेंगे इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर, ठीक है। आज ज्यादा भी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, कल चलेंगे अपन को डीएफडी के बारे में पूरी चर्चा करें। धन्यवाद। अच्छा देखिए डीबीएमएस मेरी तरफ से खत्म हो गया है, मैंने सिलेबस देखा आपका डीबीएमएस का, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन डिमांड आई है बच्चों की, बता देता हूं। डिमांड आई है कि सर हेडगन कोड के 12 रूल जो है वो समझा दीजिए, ठीक है, ऐसे आपके कोर्स में नहीं है, आपकी डिमांड आई है तो मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा एक और डिमांड आई है, सर रिकवरी मेथड समझा दीजिए, तो रिकवरी मेथड आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट की डिमांड आई है, एक डिमांड और आई है कैलकुलस की, तो कैलकुलस भी मैं आपको समझा दूंगा, ऐसे आपके कोर्स में लिखा हुआ नहीं, क्लियर, मैं कोर्स वाइज चल रहा हूं, लेकिन अगर आप चाहोगे तो ये तीनों चीजों को 3 दिन में समझा दूंगा, पूरा अच्छे तरीके से समझा दूंगा। फिर क्लियर कर देता हूं, ये आपके कोर्स में नहीं है, जब जो आप तक हो गया वो आपके कोर्स में है, ये कोर्स में ही नहीं आपके कैलकुलस, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा है जो मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया, लेकिन आप चाहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, और आप कहो तो मेरे बने बनाए है, मैं उधर से उठा के डाल दूंगा। कैलकुलस का भी मेरे पास बना हुआ है, कोड के 12 रूल भी मेरे पास बने हुए हैं, क्लियर, तो मैं आप कहोगे तो इधर डाल दूंगा, आप बोलोगे जैसे कर लूंगा, और लाइव पढ़ना हो तो लाइव पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से डीबीएमएस खत्म हो गया सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लियर, और फिर अब मैं 5-5 मिनट के वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके रिवीजन हो जाए किसके डीबीएमएस, और नेटवर्किंग अपन स्टार्ट कर देंगे, क्लियर, ठीक है, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।